तो दोस्तों कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों इस हफ्ते आपके द्वारा भेजी गई कुछ हॉरर कहानियाँ आपके सामने पेश है। मगर अगर आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं और पहली बार ही मेरे इस चैनल पर आए हैं तो कहानियाँ सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही आपका एक छोटा सा कमेंट इन कहानियों को और आगे तक लेके जा सकता है। तो ठीक बिना देरी किए जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों मेरा नाम शमा है। मैं इससे पहले भी सर के चैनल पर एक कहानी दे चुकी हूँ। तो ठीक आज मैं आपको एक कहानी और सुनाना चाहती हूँ। ये उन दिनों की बात है जब मैं 8-9 साल की थी और ठीक मेरे नाना नानी मुझे मेरे माता पिता से मिलवाने गांव लेकर गए थे। जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो शाम हो गई थी। हमने आराम से खाना खाया और बिस्तर पर लेट गए। उस टाइम वहां पर लाइट नहीं थी, इसीलिए वहां पर अंधेरा सा हो गया था। हम सब सोने के लिए लेटे हुए थे। मैं ठीक अपनी नानी के बराबर में लेटी हुई थी। लैंप की हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। मेरी नानी माँ से बातें कर रही थी और मैं चुपचाप सोने की कोशिश कर रही थी। तभी मेरी नज़र सामने रखे एक टोकरी पर गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे उसमें से 2 हाथ निकले और मुझे खींचकर अपने अंदर ले गए। जब ठीक मेरी आंखें सही से खुली तो मैंने देखा कि मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे। मेरे सामने ठीक एक बहुत भयानक, काफी लंबा, खतरनाक सा साया चलते हुए मेरे पास आ रहा था। वो सच में इतना भयानक था, उसका चेहरा मुझे आज तक याद है। मैं ठीक उन जंजीरों से आजाद होने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं खुद को छुटा नहीं पाई। लेकिन तभी मेरी नानी ने जो मुझे आयत याद कराई थी, मैंने उसे पढ़कर उसके भयानक चेहरे के ऊपर फूंक मारने लगी। इसके बाद जब मेरी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मैं अपनी चारपाई पर हूं, ठीक नानी के बगल में। सच कहती हूं, उस वक्त मैं इतनी बुरी तरह चीख कर उठी कि मेरी नानी ने मुझे सीधा गले लगा लिया। कहने लगी क्या हुआ। मैंने डरते हुए उन्हें सब कुछ बता दिया, पर नानी ने मुझसे कहा तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा होगा। उन्होंने ठीक मेरे सर पर हाथ रख के कुछ शब्द बुदबुदाए। दोस्तों सच कहती हूँ, बड़ी देर बाद जाकर मुझे नींद आई, पर जब मैं सुबह उठी तो सब मुझे इस चीज के बारे में पूछ रहे थे। उसी वक्त हमारे पड़ोस में से एक बूढ़ी नानी मेरी नानी से मिलने के लिए आई। उस वक्त जब उन्होंने मुझे देखा तो मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ। मैं तो डरी हुई थी, तो मेरा स्वभाव देखकर उन्होंने मुझसे पूछा। नानी ने उन्हें रात का सारा किस्सा बताया, पर दूसरी नानी ने कहा यहां पर यह सब होता रहता है। उन्होंने बताया कि जब मेरी शादी हुई थी और मैं यहां आई थी, तब मैं सुबह जानवरों के लिए घास लेने के लिए जंगल में जाया करती थी। ठीक उस दिन जब मैं जानवरों के लिए घास लेने जा रही थी तो मैंने देखा कि एक बकरी का बच्चा, एकदम सफेद रंग का, वो चुपचाप अकेले जंगल में घूम रहा था। सोचने वाली बात है, तब तक सूरज भी नहीं निकला था, पर फिर भी मैंने सोचा कि ऐसे तो अकेले मर जाएगा, यहाँ इसे भेड़िया नोच कर खा जाएंगे या फिर जंगली कुत्ते मार देंगे। इससे अच्छा मैं इसे लेकर अपने घर चली जाती हूँ। जिसका होगा या तो वो आकर ले जाएगा या मैं ही इसे पाल लूंगी। मैंने ठीक उस बकरी के बच्चे को उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और तेज कदमों से अपने घर की तरफ चलने लगी। मैं बस थोड़ी ही दूर चली थी कि अचानक मेरे पैरों में कुछ उलझने लगा। उस वक्त न जाने क्यों मुझे थकावट हो रही थी, शायद उसका वजन बढ़ गया था। चलते वक्त जैसे ही मेरी नजरें पैरों पर पड़ी तो देखा कि वो उलझने वाली चीज और कोई नहीं, बकरी के पैर थे। ये सब देखकर मैं अचानक घबरा गई। मैंने उस बकरी के बच्चे को पीछे की तरफ फेंक दिया। मैं डरते हुए चुपचाप घर पर आ गई। उस वक्त मैं बुरी तरह हाफ रही थी कि तभी मेरे आदमी की नजर मेरे पैरों पर गई। वो मुझे देखकर कहने लगे कि तुम आधी रात को कहां से आ रही हो। मैंने कहा आधी रात कहां हो रही है, सुबह का वक्त है, जानवरों के लिए घास लेने गई थी। उन्होंने तुरंत मुझे पास रखी छोटी घड़ी में दिखाया कि देख, रात के 2 बज रहे हैं और तू सुबह बता रही है। मैंने घबराते हुए उन्हें सारी बात बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे हुआ। उन्होंने कहा तुझे किसने कहा था आधी रात को जंगल में जाने के लिए। मैंने कहा कि मुझे लगा शायद सुबह होने वाली है और मैं जल्दी से घास लेकर आती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। इसके बाद उन्होंने मुझे समझाया कि बगैर मुझे बताए या उठाए कभी बाहर मत जाना। दूसरी तरफ अम्मी ने कहा कि चलो मैं भी तुम्हें एक बात बताती हूँ। ये बात तब की है जब हमारी शादी हुई थी। तब तुम्हारे दादा और उनके भाई में लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से तुम्हारे दादा अपने घर से निकलकर दूसरी जगह मकान देखने गए थे। उस वक्त गांव में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी जिससे दूसरा कोई किराए पर मकान मिल जाए। उस वक्त तुम्हारे दादा एक जमींदार के पास गए। उन्होंने उन्हें अपनी परेशानियां बताई। जमींदार ने कहा कि मेरे पास तो कोई ऐसा मकान नहीं है जो कि मैं तुम्हें रहने के लिए दे दूं, लेकिन मेरे पास एक पुराना घर है
चाहो तो तुम उसमें रह सकते हो, पर तुम्हें एक बात बता दूं कि उस घर के अंदर जिन्नातों का साया है। बस एक बार अगर तुम इजाजत ले लो कि तुम उन्हें परेशान नहीं करोगे तो हो सकता है वो तुम्हें वहां रहने दे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम बाहर की तरफ ही रहना, ज्यादा अंदर की तरफ मत जाना। ठीक दादा ने यह बात मंजूर कर ली और वो वहां जाकर गेट के सामने खड़े होकर कहने लगे कि मैं यहां रहना चाहता हूं, लेकिन आपको परेशान नहीं करूंगा। बस आप भी मेरे बच्चों को परेशान मत करना और न ही मेरे बच्चे आपको परेशान करेंगे। उनके इतना कहने के बाद तुम्हारे दादा वहां पर शिफ्ट हो गए। वो वहां आराम से रहने लगे। दादाजी ने घर के सभी सदस्यों को अच्छी तरह समझा दिया था कि अंदर की तरफ मत जाना, यहाँ पर जिन्नातों का साया है। उस वक्त सबने इस बात पर हामी भी भर ली थी, पर पिताजी बोले कि ऐसा कुछ नहीं होता, जिन्नात कुछ नहीं होते, ये सब बस उस जमींदार की फैलाई हुई अफवाह है। उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि यहाँ कोई जिन्नात नहीं है। लेकिन दादाजी ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। दोस्तों उस वक्त तो वो मान गए, लेकिन फिर एक दिन अंदर की तरफ जो कमरा बना हुआ था वहां पर वो अपनी चारपाई बिछाकर लेट गए। उस वक्त उन्होंने तेज आवाज में रेडियो भी चला दिया। ये आवाज सुनने के बाद जैसे ही दादाजी उस ओर जा रहे थे कि तभी अचानक पिताजी हवा में उड़ते हुए बाहर आकर पड़े, ठीक उनके पीछे उनकी चारपाई भी। उस वक्त अचानक से रेडियो भी बंद हो गया। बाद में पता चला कि रेडियो टूट गया था। पिताजी बुरी तरह घबरा गए। दादा ने दोनों हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी और कहा कि ये नादान है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं और आज के बाद हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। माँ बताती है कि उस दिन के बाद कोई भी अंदर की तरफ नहीं गया, लेकिन हमें वहां पर कुछ ऐसी परछाइयां दिखी जिसे देखकर लगता था कोई हकीम बैठा है, वो ठीक बच्चे और बड़ों को दवाइयां पिला रहा है। कभी कभी ऐसा भी लगता कि जैसे कुछ परछाइयां खाना बना रही हैं। बस फिर क्या था, हमने जल्दी से वो मकान खाली कर दिया और ठीक गांव में नई बस्ती में आकर मकान बनाकर रहने लगे। तब से लेकर अब तक बिल्कुल ठीक चल रहा है। बस इतनी सी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों सुनिए आपने, ये थी समा जी की कहानी। इन्होंने इस कहानी के साथ साथ 3 कहानियों को और जोड़ दिया है, कहानी के बाद कहानी, क्योंकि कहानियों से ही कहानियां बनती हैं। पर खैर, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं अब आपको दूसरी कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों मेरा नाम निखिल नागदेवे है। मैं गोंदिया शहर में रहता हूं और ये बात दिवाली के 5 दिन बाद की है। हम ठीक घूमने जा रहे थे, मैं और मेरा दोस्त पारस। उस वक्त किसी गांव में मेला चल रहा था और ठीक उस गांव का नाम अंबोरा है, जो गोंदिया शहर से 15 किलोमीटर दूर है। हम ठीक बाइक से जा रहे थे। हमें पूरा रास्ता मालूम नहीं था, तो हमने गूगल मैप का सहारा लिया। हम लोग लगातार चलते रहे। उसी वक्त गूगल मैप ने कच्चे रास्ते की ओर डायरेक्शन किया। हम ठीक उसी दिशा में जा रहे थे, तो उस वक्त मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और तो और मेरे दोस्त के मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे। हम लगभग थोड़ी देर तक वहीं रुके रहे। देखते ही देखते अंधेरा बढ़ने लगा। सच कहूं तो हमें काफ़ी डर लग रहा था। उस वक्त रात के 11 बज रहे थे। इन सब के बाद हम बिना सोचे समझे आगे बढ़ते चले गए। आगे चलकर हमें 2 रास्ते दिखाई दिए। वो रास्ते इतने सुनसान थे कि वहां कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा था, और तो और सबसे बड़ी बात, वहां कोई घर भी नहीं था। रास्ते को देखते हुए हम दोनों ने यह फैसला किया कि हमें दाहिनी साइड से जाना चाहिए। हम उस ओर चल पड़े। आगे चलते चलते काफ़ी रोड खराब और जंगल भी बढ़ता जा रहा था। जैसे तैसे हमने 2 किलोमीटर का जंगल पार किया और ठीक रास्ते में हमें एक शमशान घाट दिखाई दिया। वहां पर चिता भी चल रही थी। सच कहता हूं, ये सब देखकर हम और ज्यादा कांपने लगे। देखते ही देखते उसी वक्त हमारी गाड़ी अचानक झटके देने लगी और फिर बंद हो गई। हमने गाड़ी को चालू करने की बहुत कोशिश की, लेकिन चालू नहीं हुई। क्या करते, हम गाड़ी को पैदल धकेलने लगे। थोड़ी ही दूरी पर हमें एक बूढ़ा आदमी भी दिखाई दिया, जो चलकर हमारी ओर आ रहा था। उसने ठीक हमसे पूछा कि तुम इस सुनसान रास्ते में क्या कर रहे हो। आपको उसका लिबास बताता हूँ। उसका लिबास कुछ इस तरीके का था। उसने नीचे लुंगी पहनी थी और ऊपर कुछ भी नहीं था। उसने ठीक हमें अपने घर चलने के लिए कहा। हम क्या करते, हम तो पहले से ही परेशान थे। बस हुआ यूं कि हम उसके पीछे पीछे चल दिए। सोचा कोई इंसान मदद कर रहा है तो क्यों ना हमें मदद ले लेनी चाहिए। थोड़ी ही देर में हम उसके घर पर पहुंचे। उसका घर बाहर से झोपड़ी के समान था, लेकिन जब हम अंदर गए तो अंदर से पूरा महल जैसा था। उसने ठीक हमको बैठने के लिए कहा और हमारे लिए पानी ले आया। हम जैसे ही गिलास मुंह के पास ले गए तो कुछ अजीब सी महक आ रही थी।
जैसे कि कोई जानवर का मांस मिलाया हो। वो लगातार हमें पानी पीने के लिए फोर्स करता रहा। बोल रहा था कि गरीब का घर है, कम से कम 2 घूंट तो पियो। वो ठीक जैसे ही अंदर गया तो हमने पानी को फेंक दिया, लेकिन जैसे ही वो अंदर से आया तो कहने लगा कि तुमने पानी क्यों फेंका। वो अचानक गुस्सा हो गया। वो ठीक और पानी लेकर आया, जिसके बाद हमें जबरदस्ती पीना ही पड़ा। थोड़ी ही देर में मेरे दोस्त को खून की उल्टी होने लगी, लेकिन वो बूढ़ा हमें घूरता ही रहा। मैं और मेरे दोस्त लगातार देखते ही रहे। मेरे दोस्त ने अपने गले में बुद्ध की मूर्ति वाला लॉकेट पहना था। उसका ध्यान मेरे दोस्त के लॉकेट पर ही जा रहा था। धीरे धीरे हमें समय का पता ही नहीं चला और फिर उसने हमें आराम करने के लिए कहा और ठीक बगल में रखी पलंग पर सोने चले गए। वो लगातार बार बार बोल रहा था कि गले में पहना ये बुद्ध का लॉकेट, इसको निकाल दो, इसे रात में नहीं पहनते। दोस्तों सच कहता हूँ, हमको उसकी बात बड़ी अजीब लगी। हमने चुपचाप वहां से निकलने का प्लान बनाया। हमने ठीक उसको अंदर जाने दिया और अगले 15 मिनट में हम वहां से भाग निकले। सच कहता हूँ, हमने जैसे ही गाड़ी को चालू किया तो एकदम से चालू हो गई। हम जैसे तैसे वहां से निकले। चलते वक्त हमें थोड़ी ही दूरी पर एक खरगोश रास्ते में बैठा मिला। उस वक्त उसके पैरों से खून निकल रहा था। वो खरगोश हमको देखते ही थोड़ा आगे की ओर भागने लगा। हम ठीक उसके पीछे भी चलने लगे। हमें उसका खून साफ नजर आ रहा था, क्योंकि रास्ते में उसके पैरों के निशान छप रहे थे। न जाने वो कैसे रास्ते से ले गया। थोड़ी ही देर में उस खरगोश ने हमें उसी बूढ़े के घर के सामने खड़ा कर दिया। अचानक वो बूढ़ा गेट पर आया। कहने लगा कि तुम लोग ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते। हमने तुरंत ही गाड़ी उल्टी दिशा में घुमा ली। फिर एक बार वहीं पहुंचे और न जाने क्यों हम घूम घाम कर वहीं पहुंचे। वो बूढ़ा हमें देखकर लगातार हंस रहा था। उसे देखकर हम बहुत डर रहे थे। बस फिर क्या था, फिर हमने अपने भगवान को याद किया और मन ही मन प्रार्थना की कि इस बूढ़े से छुटकारा मिल जाए। जैसे तैसे हम लोग वहां से जाने लगे। क्या बताऊं कैसे करके हमने वो रास्ता पार किया और ठीक अपने घर की तरफ निकलने लगे। सच कहता हूं, हम सही सलामत अपने घर पर पहुंच गए। दोनों बहुत थके हुए थे। दिमाग में कई सारी बातें चल रही थी। आराम से चैन की नींद लेने के बाद अचानक मुझे उसके घर से कॉल आया। उसके घर वालों ने मुझे अपने घर पर बुलाया। मेरे दोस्त के घर वाले मुझसे कल रात के बारे में पूछ रहे थे। उन्होंने जो जो पूछा मैंने सब सही सही बताया। उस वक्त मेरे दोस्त एक कमरे में बंद था। वो कमरे में लगातार हंस रहा था, ठीक उस बूढ़े के समान। हमने जरा भी देरी नहीं की और उसको तुरंत एक बाबा को दिखाया। वो उस वक्त बाबा के पास जाने से डर रहा था। हम जैसे तैसे उसे जबरदस्ती पकड़ कर ले गए। बाबा ने तुरंत ही राख उसके सर पर फेंकी और कुछ राख उन्होंने एक कपड़े की पोटली में बांध कर दी। उन्होंने कहा कि हमेशा इसको अपने पास रखना। थोड़ी ही देर में मेरा दोस्त नॉर्मल हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगेगी वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपको इस कहानी से थोड़ा भी इंटरेस्ट आया हो तो कहानी को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ के साथ मैं आपके कमेंट्स का इंतजार भी करूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनिए आपने निखिल जी की कहानी। दोस्तों, मैंने एक चीज नोट करी है, ज्यादातर गांव वाले इलाके सुनसान और लंबे काफी होते हैं। रात के समय बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे इस धरती पर आपके अलावा कोई है ही नहीं। अब ऐसे में आप सोच सकते हैं, हालांकि इसके विपरीत शहरों में कई सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में उजाले की एक लाइट को देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। बस चलते हैं तो वो लोग जिनको रास्ते की सही जानकारी हो। पर खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि तब तक मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनस सैफी है। मैं करीब 15 साल का था तब मेरे साथ ये घटना घटी। आपको बता दूं कि हमारे घर के 2 कमरे हैं और हम किराए के मकान में रहते हैं। उस टाइम हमारे घर में कोई भी नहीं था। सब लोग शादी में जा रहे थे। रात के ठीक 12 या 12:30 बजे के आसपास लेटे लेटे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पास कोई है। कभी ऐसा लग रहा था कि कोई शायद दूसरे कमरे में है। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि मैं दुनिया की किसी भी चीज से नहीं डरता, मैं बस खुदा से डरता हूं। मैंने तुरंत उठकर दूसरे कमरे में झांक कर देखा। समझ में आया कि शायद मेरा वहम है। इसके बाद मैं गेट बंद करके दोबारा लेटने के लिए चला गया। अचानक मेरी आंखें लग गई। सोते सोते मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे ऊपर कोई बैठा है, कोई ऐसी ताकत जो लगातार मुझसे कुछ कह रही थी। उस वक्त मैं अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहा था। ऐसा मेरे साथ कोई पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि इससे पहले भी कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था। मैं चुपचाप लेटा रहा और कलमा पढ़ता रहा। उसी वक्त अचानक से बिल्लियों के लड़ने की आवाज आने लगी। इसके बाद तुरंत मेरी आंखें खुल गई। मैं भागकर छत की ओर गया। मैंने देखा कि वहां पर बिल्ली थी। मैंने तुरंत उसे भगाया।
और वापस नीचे आ गया। खैर, दोबारा सोने के बाद अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मेरे कंबल में कोई लेटा है। उसी दौरान मुझे दोबारा बिल्ली की आवाज़ आने लगी। एक बार फिर से मेरे साथ वही हुआ। मेरे हाथ पैर जाम हो गए। मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस सुन पा रहा था। एक बार फिर से बिल्ली की आवाज़ आई। 2 बिल्लियाँ जो कि शायद आपस में लड़ रही थी। उसी वक्त एकदम मेरी आंखें दोबारा खुल गई। आंखें खोलकर देखा तो पाया कि मेरे सामने 2 बिल्लियाँ आपस में लड़ रही थी। उनमें से एक काले रंग की थी और एक पीले रंग की थी। जैसे तैसे मैंने उन्हें भगाया और इसके ठीक थोड़ी ही देर बाद सारे घर वाले घर आ गए। उस रात के बारे में मैंने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। मैं बस पूरी रात ऐसे ही बैठा रहा। थक हार कर सुबह 5 बजे मुझे नींद आई। मालूम नहीं क्या हुआ था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं खुदा के अलावा किसी से नहीं डरता। आप सभी को बता दूं कि ये कहानी तो मेरी इतनी ही है, लेकिन मेरे पास और भी बहुत कहानियां हैं, लेकिन मुझे भेजने का टाइम नहीं मिल पा रहा। बस मैं चाहता हूं कि इस कहानी को सर अपनी आवाज़ दें। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अपनी और भी कहानियां शेयर करूंगा। धन्यवाद। दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी मुझे मेरी नानी ने बताई थी। दरअसल दोस्तों, मुझे हॉरर कहानियां सुनना बहुत पसंद है। नानी से बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने ये कहानी मुझे सुनाई। कहानी आज से 30 साल पुरानी है, जो कि मेरे मामा के साथ बीती हुई है। ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों, बात दरअसल ये है, मेरे मामा का एक गन्ने का खेत था। एक रात उन्हें 11 बजे के आसपास जाना पड़ा, क्योंकि सुबह गन्ने को लोड भी करवाना था। लगभग 11 बजे मामा टिफिन लेकर खेत की तरफ चले गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना सारा काम पूरा किया। थकान लगने के कारण वो वहीं चारपाई पर लेट गए। उस वक्त शायद रात के 1 बज गए होंगे। अचानक उन्हें अपने कानों पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी। एक बार को तो उन्हें लगा कि शायद कोई चोर वगैरह होगा। वो तुरंत उठकर देखने लगे। पहले तो उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया, पर कुछ ही मिनटों के बाद उन्हें कुछ दिखाई दिया। देखने पर वो दूर से किसी कुत्ते के समान लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पास आते आते वो एक सूअर में तब्दील हो गया। यूं समझिए कि वो मामा से बस 50 कदम की दूरी पर था। लेकिन मामा बहुत हिम्मत वाले थे। वो लगातार उसे देखते रहे। अब थोड़ा डर तो किसी को भी लगता ही है, लेकिन उन्होंने उसे भगाने के बजाय चुपचाप चारपाई पर लेटकर सोने का नाटक किया। दोस्तों, वो जो कुछ भी था ठीक उनके पास आकर लेट गया। साथ ही आपको एक बात बता दूं, मेरे मामा बहुत ही हट्टे कट्टे थे, लेकिन जो उनके बगल में था उन्होंने मेरे मामा को धक्का देकर नीचे गिराने की कोशिश की। मामा ने तुरंत अपनी एक बीड़ी जलाई। वो जो कुछ भी था उसको बीड़ी से चिढ़ होने लगी। मामा चाहते तो उसको पलटकर भी देख सकते थे, पर उस वक्त उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो लगातार मामा को धक्का देता। उसने 1-2 बार और धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मामा ने बीड़ी नहीं बुझाई। आप यकीन नहीं करेंगे, ये सिलसिला सुबह तक चलता रहा। उस वक्त मामा के पास 2 बीड़ी के बंडल थे। लगभग आखिरी बीड़ी खत्म होने वाली थी। वो सोच रहे थे कि इसके बाद क्या होगा। बस फिर क्या था, उन्होंने बीड़ी का आखिरी कस मारा और तुरंत वहां से दौड़ लगा दी। उस वक्त भागते भागते उन्हें पीछे से आवाज आई कि इस बार तो तू बच गया, आगे से यहां टिक मत जाना। भागते भागते मामा बार बार पीछे की तरफ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि वो जो कुछ भी था तकरीबन उसकी हाइट 6 फुट की थी। उस वक्त वो एक इंसान के रूप में दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे ही चलते चलते वो झाड़ियों की तरफ गया तो उसने अचानक एक कुत्ते का रूप ले लिया। दोस्तों, हालांकि ये किस्सा मामा के साथ पहली और आखिरी बार हुआ था, मगर मामा बताते हैं कि इसके 2 दिन तक उनकी कमर में दर्द रहा। हालांकि अब वो बिल्कुल ठीक है। बस इतनी ही थी ये कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें आयान ने भेजी थी। शायद कुछ महीने पहले मैंने इस तरह की कोई कहानी सुनाई थी। ये किस्सा उससे मिलता जुलता ही है, जो कि हमें ये यकीन कराता है जब जब इस तरह के वाक्य अलग अलग लोगों के साथ होते हैं और ये वाक्य भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि अलग अलग जगहों से लोग इस तरह झूठ तो नहीं बोलते होंगे। बाकी आप तो हुई कमेंट्स करने के लिए नीचे जरूर बताइएगा। तब तक चलते हैं अगली कहानी की ओर। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम चारवी है। आज की कहानी में मैं आपको मासी के साथ बीती हुई घटना के बारे में बताना चाहती हूँ। ये बात तब की है जब मैं पैदा हुई थी। एक दिन की बात है। उस दिन जन्माष्टमी थी। उस दिन मेरी मासी, चाचू और मेरी बड़ी बहन, हम लोग सब के सब जन्माष्टमी देखकर रात को 12:30 बजे घर पहुंचे।
उस वक्त हमारे पास प्रसाद भी था। तब चाचू ने कहा कि तुम लोग घर जाओ, मैं गांव के कुछ बच्चों को घर छोड़ाता हूँ। सब ने कहा ठीक है, और हम सब घर आ गए। थोड़ी देर बाद जब घर का दरवाजा बजा तो उन्होंने सोचा कि चाचू घर आ गए, और उन्होंने गेट खोला तो सामने एक सफेद कपड़ों में एक औरत खड़ी थी। मासी ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? वो कहने लगी कि मुझे अंदर जाना है। मासी ने उससे कहा कि नहीं, कौन है तू? मासी ने जैसे ही गेट बंद करने की कोशिश की तो अचानक उस औरत ने मासी को धक्का दे दिया। वो ठीक जिस कमरे में मैं सो रही थी उस कमरे में न जाके दूसरे कमरे से बालकनी में जाके गायब हो गई। मासी जब उसके पीछे भागी तो देखा कि वो कहीं नहीं है, लेकिन रात को उन्होंने माँ को कुछ नहीं बताया क्योंकि माँ डर ना चाहे। साथ ही उस टाइम में 1.25 महीने की भी नहीं हुई थी। लेकिन अगली सुबह मासी ने सुबह माँ को सब कुछ बताया। माँ ने जब आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि उस घर में किसी औरत ने बैल्कनी से गिरकर जान दी थी, वो भी अपने सास ससुर से परेशान होकर। और ये बात जब माँ को पता चली तो उन्होंने जल्दी से घर चेंज कर दिया। फिलहाल अब वो फ्लैट टूटकर नया बन चुका है, पर मैं आपको उस जगह का नाम नहीं बता सकती। बस इतना ही बताना चाहूँगी कि ये बात दिल्ली की है। और हाँ, वो जो नए फ्लैट्स बने हैं उसमें लिफ्ट भी लगाई गई है। कहते हैं कि अब भी लोगों को वहाँ बहुत कुछ फील होता है। न जाने आपको इस कहानी में कितनी सच्चाई लगेगी, मगर मैंने अब तक कहानी में जो कुछ भी बताया वो एकदम सच है। धन्यवाद। आइए दोस्तों, आपको एक बड़ा सा किस्सा सुनाता हूँ, आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहित राजपूत है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ, पर किसी काम के सिलसिले में सोलापुर गांव गया था। वहाँ मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त भी चले थे। वहाँ पर ठीक हमारे एक दोस्त का घर था। हम लोग सुबह 10 बजे निकले। हमें गांव पहुँचते पहुँचते 1 बज गया। हम बहुत थक चुके थे। हमें वहीं पर एक पीपल का पेड़ दिखा। हम लोग उसके पास जाकर बैठ गए। दोस्तों, बात दरअसल ये थी कि हम लोग ट्रेन का सफ़र करके गए थे और दोस्त का घर अभी 1-2 किलोमीटर और दूर था। तो बस ठीक आराम करने के लिए हम उस पेड़ के पास बैठ गए। हम बैठे ही हुए थे कि सुमित को अचानक ऐसा लगा कि जैसे मैंने उसका नाम पुकारा हो। जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि क्या हुआ। उसने कहा कि तूने भी मेरा नाम लेकर पुकारा। मैंने उससे कहा तेरे कान बज रहे होंगे, मैंने तेरा नाम नहीं पुकारा। इसके थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर एक आदमी आया। दोस्तों, हम थकान की वजह से वहाँ पर बीड़ी पी रहे थे। वो आदमी आकर हम लोगों के पास बैठ गया। हम लोगों ने उससे पूछा कि भाई साहब आप कौन हो? उसने हमें कुछ भी नहीं बताया, सीधा बीड़ी के लिए ही पूछा। कहने लगा कि आप मुझे एक बीड़ी दे दो जो कि तुम्हारे जेब में रखी है। दोस्तों, एक बात थी, हम सब लोग बीड़ी पी चुके थे, फिर उसको कैसे पता चला कि हमारी जेब में बीड़ी थी? खैर, मैंने उसको एक बीड़ी निकाल कर दे दी। इसके बाद हम लोग पेड़ से टेक लगाकर बैठ गए। आदमी ने चुपचाप बीड़ी पी और वहां से जाने लगा। जाते वक्त हमने उसकी पीठ की ओर देखा। यकीन मानो हमारी रूह से गायब हो गई। आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी पीठ पर एक बड़ा सा होल था और तो और उसके हाथों से बड़ी अजीब बदबू आ रही थी। उसने जाते हुए पलटकर कहा कि कल यहीं आना, मिलते हैं। हम लोगों ने डरते डरते कहा ठीक है, कल मिलते हैं। हम लोगों ने धीरे से अपना बैग उठाया और चुपचाप उस रास्ते से निकलने लगे। हमने देखा कि आदमी हमारी तरफ देखकर एक अजीब सी चीज में तब्दील हो गया। उसका मुंह बहुत अजीब हो गया था। वो आकार में गाय जितना हो गया था और ठीक धीरे धीरे उसने कुत्ते का आकार ले लिया। हम लोगों में से किसी को कुछ समझ में नहीं आया। उसे देखकर हम लोग भागने लगे और वो ठीक दौड़ लगाते हुए हमारी तरफ आने लगा। भागते वक्त जब पीछे देखा तो अचानक उसने रफ्तार और तेज बढ़ा ली। हम लगातार भागते रहे। धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता गया। उस वक्त हमारे मुंह पे एक ही नाम था, वो था भगवान हनुमान जी का। हम चारों जोर जोर से चिल्लाते हुए भागते रहे। ऐसा लगा मानो कि इसके बाद से तो वो और खतरनाक हो गया, लेकिन शुक्र था कुछ ही देर बाद वो गायब हो गया। हम जैसे तैसे अपने दोस्त के घर पहुंचे। उस वक्त हम दोस्त की छत पर सो रहे थे। तकरीबन रात के 3:15 बजे मेरी नींद खुली। ऐसा लगा जैसे कोई गद्दा पीट रहा हो। मैं चुपचाप दोबारा सोने लगा, लेकिन वो आवाज़ अचानक से और बढ़ गई। मैंने अपने दोस्त को उठाया। मेरे दोस्तों में से मेरा एक दोस्त तो उठ गया, लेकिन दूसरा नहीं उठा। हम दोनों नीचे गए और हमने गेट के होल से देखा तो यकीनन हमारी रूह सी कांप गई। दोस्तों, यकीन मानिए, जो आदमी हमने देखा था ठीक वही खड़ा था। उसने दरवाजे पे बहुत जोरों की लात मारी। हम ठीक उसको छुप कर देखने लगे। उस वक्त छुपने के चक्कर में मेरे दोस्त का पैर फिसल गया। जिस सीढ़ियों से हम ऊपर आए थे वो उसी सीढ़ियों में गिर गया। मैंने दोबारा भगवान का नाम लेना शुरू किया कि तभी हमें आवाज़ सुनाई थी कि आज तो तू बच गया, पर तेरा दोस्त नहीं बचेगा। मैंने किसी तरह अपने दोस्त को उठाया और धीरे धीरे ऊपर ले जाने लगा।
इसके बाद हमने दोस्त के घर वालों को उठाकर ये सारी बातें बताई। घर वाले तुरंत ही मेरे दोस्त को पास के हॉस्पिटल में लेकर गए। दोस्तों, परेशानी की बात यह थी कि मैं नहीं जा सका क्योंकि उस वक्त ऑटो में जगह उतनी नहीं थी। बात दरअसल ये थी कि दोस्त के घर वालों में से ही एक ऑटो चलाने वाला है, इसीलिए उनको तुरंत ऑटो मिल गया। दोस्तों, सब चले गए। घर में सिर्फ मैं अकेला था। घर में मुझे अकेले में डर भी लग रहा था, लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। वो छलावा फिर से आया। मैं चिल्लाकर बोलने लगा कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। छलावा ने कहा कि तुमने मेरे ऊपर पेशाब किया है, इसलिए मैं बदला लेने आया हूं। दरअसल दोस्तों, उस पेड़ के पास ही हमने पेशाब किया था। मुझको तुरंत वही बात याद आई। मैंने तुरंत कहा, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। कहने लगा कि नहीं, तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें मौत मिलेगी, तुम्हें मरना होगा। इसके बाद वो अचानक गायब हो गया। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात तो यह है, जब सुबह उठकर मैं हॉस्पिटल गया तो पता चला कि मेरा दोस्त ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन में था। शायद सीढ़ियों में गिरने से उसके सर पे गुम चोट लग गई। डॉक्टर ये तक कह रहे थे कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता। मैंने घर वालों से बात की, कहा कि किसी बाबा को बुलाना पड़ेगा। दोस्तों, बाबा जी हमारे साथ आए और तो और वो बाबा हमारे साथ उस पेड़ तक भी गए। बाबा ने वहाँ पर एक सर्कल बनाया और थोड़ी देर मंत्र पढ़े। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, ये एकदम सच्चा वाक्य है, क्योंकि मुझे इस बात पर यकीन तब हुआ जब मेरे दोस्त को होश आ गया था। एक तरफ बाबा ने हमारी मदद की और दूसरी तरफ हमारा दोस्त भी ठीक हो गया। मैं जानता हूँ आपको ये कहानी झूठी लगेगी, मगर जिसके साथ होती है वही ये सब चीज़ें जान पाता है। बस इतनी ही थी ये कहानी। दोस्तों, इस कहानी के साथ मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाकर अपनी आवाज़ को भी विराम देना चाहूँगा। आइए सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम अनस अनिल है। मैं बनारस उत्तर प्रदेश से हूँ। ये कहानी मेरी है। बात आज से 7 साल पुरानी है, 2018 की। मैं उस टाइम 10 साल का था। बात अप्रैल महीने की है। 12 तारीख की रात को मेरे पिताजी को मेरे दादा ने कॉल किया और कहा कि तुम्हारे भाई यानी मेरे बड़े पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। पिताजी ने बिना टाइम वेस्ट किए कार लेकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। पर क्या करते, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें पता चल चुका था। फिर शरीर को घर लाकर उनके क्रियाक्रम की तैयारी हुई। सब कुछ हो जाने के बाद, उनकी 13वीं तक बीत जाने के बाद इन सब की शुरुआत हुई। अक्सर रातों को सबसे टॉप फ्लोर पर कुछ ना कुछ पटकने की आवाज़ आती थी, लेकिन जाकर देखने पर वहाँ कुछ भी नहीं होता था। कई बार एक काला साया घर के कोने में दिखाई देता और अचानक गायब हो जाता। और तो और रात में वॉशरूम जाने पर सिगरेट की स्मेल भी आती थी। ये सब कुछ दिन तक चलता रहा और हमने इग्नोर भी किया। पर एक दिन जब मेरे पिताजी बाहर वाले रूम में रात के समय फ़ोन देख रहे थे तो अचानक उन्हें मेरे बड़े पिताजी उनके बगल में लेटे हुए दिखाई दिए। और जैसे ही मेरे पिताजी उनको देखकर उठे तो वो भी उठकर बैठ गए। कहने लगे, बाबू, मैं मरा नहीं हूँ। दोस्तों, मेरे पिताजी का नाम बाबू है। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानोगे, पिताजी एकदम सन्न रह गए। समझ में ही नहीं आया कि आगे क्या करूं, उनसे क्या कहूं। हालांकि इसके बाद अचानक वो गायब हो गए। नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि इसके बाद से घर में सब कुछ ठीक चल रहा है। क्या आप में से कोई बता सकता है कि ये आखिर हुआ क्या था? धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये कहानियाँ ज़रूर पसंद आई होगी और ठीक जल्द ही मैं आपसे मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और यूं ही साथ बनाए रखें। चलता हूँ। बाय बाय।